हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड, फाइन। तो चलिए, मैं हूं रंजित रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित फिजिक्स। तो बच्चों, पिछले एक लेक्चर में, दैट मीन्स कि लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का ख़त्म हुआ है, उस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो पिछले लेक्चर में जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे और वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हम लोग वो न्यूमेरिकल देख रहे थे। ठीक है, तो जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा था कि अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4। आपके पास 100 ग्राम 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है और उसमें आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ चार्ज कहने का मतलब कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, है ना, ये दोनों फाइंड करने, क्योंकि बेसिकली जो टोटल चार्ज उस H2SO4 पर होगा वो तो न्यूट्रल होगा, तो हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फाइंड करनी है कि कितना होगा उसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक आपको करवा दिया था जिसमें ये था कि 100 ग्राम H2O है और उसमें आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना था। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम ये था कि n ढूंढना था। जो Q इक्वल टू जो Ne फॉर्मूला है, उस n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो n इंटीजर जिसको आप कह रहे हैं इंटीजर में होता है, उसकी वैल्यू हमें ढूंढना सबसे पहला काम, मेरा प्रायोरिटी जो है उस n को ढूंढना है। ठीक है, कितना है, और जैसे ही n निकल गया तो उसके बाद आप E से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है, तो फिर आपको चार्ज निकल के आ जाएगा टोटल कि कितने पॉजिटिव हैं, और उतना ही नेगेटिव भी होगा, दोनों सेम ही होगा, तो मिला के न्यूट्रल हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जिससे बन गया होगा अच्छी बात है, जिससे नहीं बना आप उसको देख लीजिए प्लीज़। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए H2SO4 है ना, H2SO4। तो H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? H2 का 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 1 है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर का। और ऑक्सीजन है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और 4 है तो कितने हो जाएंगे? 32। तो टोटल कितने हो गए? ये 50 हो गए। यानी जो N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल, ये कितना है आपका? ये आपका 50। ये आपका n जो है वो आपका 50। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल हैं H2SO4 का जो 100 ग्राम में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास इतनी इलेक्ट्रॉन है, तो हमें चाहिए 100 ग्राम H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल पता करना है। नंबर ऑफ मोल क्या पता करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकल के आएगा? 100 ग्राम जो उसका वेट है अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ठीक, कितना होगा? 1 × 2 प्लस 16 × 1 एंड प्लस, sorry, not 16, this is 32 into 1 and plus 16 into 4, तो यह आ जाएगा आपका 98, है ना, 98 आ गया। ठीक, तो ये आपका इसकी मोलिकुलर वेट है, 98 जो है ये आपकी मोलिकुलर वेट है, तब इसको डिवाइड कर दीजिए 98 से। ठीक, तो ये आपका कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करके आप लिखिए, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल। जैसे नंबर ऑफ मोल आ गया, फिर क्या कर देंगे हम लोग? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो चूंकि इतनी मोल है तो हम क्या करेंगे? 100 अपॉन में 98, दिस इज नंबर ऑफ मोल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रोस नंबर 6.023 10 पर पावर 23 से, तो ये क्या हो गया? ये आ गया नंबर ऑफ मोल। अब क्या निकलना है? टोटल नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकलेगा, कितने हमारे पास है, ये आपकी नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इनको मल्टीप्लाई कर देने किससे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 है, तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो भी आएगा यहाँ से वो क्या आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाला है। ये आपको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4 आपको दे देगा। और जैसे ही आपका n आ गया, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया, और 100 ग्राम में पूरे प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको चार्ज चाहिए, Q चाहिए। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस Ne। तो क्या होगा, प्लस माइनस वो जो नंबर है 100/98, 6.023 10 पर पावर 23, ठीक है, इंटू 50 इंटू ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब E तो 1.602 10 पर पावर -19 कूलम, ठीक है। तो आपको इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको इतना कूलम प्लस माइनस में आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। 100/98 इंटू दिस वैल्यू इंटू 50, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिया, फिर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। देन 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया टोटल प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4, एंड उसको फिर E से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, टोटल चार्ज मिल गया। तो आप यहाँ से आपका टोटल चार्ज, इसको सॉल्व करके लाइए, इतना चार्ज आपका कूलम में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, n को फाइंड करना सबसे पहले ज़रूरी है हमें। अगर n पता चल गया तो हमें चार्ज पता चल जाएगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक फॉर्मूला है Q = Ne, और फिर इस Q = Ne को आप यूज करें। Q है तो n निकालिए, n है तो Q निकालिए, ठीक है। E तो हमें नो नहीं होता है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। ध्यान, Q = Ne, तो इतना ही पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, कुल मिला के H2SO4 न्यूट्रल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, अगला न्यूमेरिकल ये है कि कोई बॉडी है और वो बॉडी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एक्वायर करता है, यानी एक सेकेंड में वो बॉडी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है, मतलब वो लेता है पर सेकेंड। तो बताना है कि 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, टाइम कितना ज़रूरत होगी, कितना समय उसको लगेगा 1 कूलम चार्ज उसके ऊपर आने के लिए। तो क्वेश्चन इज कि इफ अ बॉडी एक्वायर्ड 10⁻10 electrons in every second, 10⁻10 electrons in every second. Find time required to acquire 1 कूलम चार्ज, यानी आपको 1 कूलम चार्ज उस बॉडी को एक्वायर करने के लिए कितना समय लगेगा अगर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वो बॉडी ले रहा है ना, या हो सकता है कि वो दे भी रहा हो, किसी को अगर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है
तो पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, या अगर वो ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा, यानी 1 सेकेंड में। तो कितना समय लगेगा 1 कूलम चार्ज को एक्वायर करने में, ठीक है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स है जो एवरी सेकेंड है, और 1 कूलम चार्ज उसको एक्वायर करना है। और पूछा गया है टाइम, पूछा गया है टाइम पूछा गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में फिर कितनी चार्ज जा रही है ना। तो चार्ज एक्वायर्ड इन पर सेकेंड, तो कितना होगा, Q पर सेकेंड कितनी चार्ज एक्वायर कर रहा है। तो क्या करेंगे आप, 10⁻10 इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, और E मतलब 1.602 10⁻⁻⁻⁹, तो ये कितना हो जाएगा 1.602 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी इतनी चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1.602 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज वो बॉडी एक्वायर कर रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या अगर देगा तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज वो एक्वायर कर रहा होगा, है ना। तो ले रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ क्योंकि वो एक्वायर कर रहा होगा, ठीक। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो हमें चूंकि 1 सेकेंड में इतनी चार्ज है और लेना कितना चार्ज है, उसको एक्वायर कितना करनी है 1 कूलम, तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 कूलम जो टोटल चार्ज है उनको डिवाइड कर दिया गया कितने से, 1 सेकेंड के चार्ज से, तो 602, ठीक है, और 10⁻⁻⁹, ठीक। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, ये आएगा 10⁻⁹ अपॉन में 1.602। अगर इसको हम करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को हम हटा दें, इस पॉइंट को हटाएं तो वहाँ पर सॉल्व करिएगा, ये जो सेकंड आएगा इतना लंबा सेकंड आएगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के आसपास आ जाएगा। मतलब अगर आप 1.602 10⁻⁹ को आप सॉल्व करते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ सेकंड आएगा, जो भी सेकंड आए, है ना, सॉल्व करिए सेकंड में आएगा। ये सेकंड अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 ईयर्स के, अगर सेकंड को आप कन्वर्ट में करते हैं तो ये 20 साल हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स कोई बॉडी एक्वायर कर रहा है ईच एंड एवरी सेकंड, तो 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने के लिए उसके जो समय लगेगा वो 20 ईयर्स, 20 साल लग जाएगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। यानी 1 कूलम चार्ज छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी लार्ज वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के, अगर चार्ज के कंपेयर में देखा जाए तो, क्योंकि ठीक है, तो 20 साल मतलब समझिए कितना समय लग जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 9। अच्छा, सपोज करिए कि अब से हमसे कहता है कि कितनी मास उसका इंक्रीज हो गया होगा, कितना मास उसका इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वो एक्वायर कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो कितनी मास है जो वो गेन कर लिया होगा, एक्वायर कर लिया होगा, तो उसका मास जाहिर सी बात है बढ़ गई होगी, उसका मास जाहिर सी बात है कि बढ़ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वो देता तो इतना ही पॉजिटिव होता, लेकिन वो मास उसकी कम हो रही होती, लेकिन यहाँ पर चूंकि ले रहा है तो मास उसका इंक्रीज हो रहा, तो ये चीजें हो जाएगी। तो मास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं यहाँ पर, मास एक्वायर्ड बाय बॉडी, कितना मास एक्वायर करेगा बॉडी, तो
जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, पर सेकंड 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पर सेकंड 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और कितना टाइम आ रहा है, इतना सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन। तो कितना समय लगा है 1 कूलम चार्ज को जाने के लिए, मतलब उस पर एक्वायर होने के लिए इतना समय लगा है। तो अगर 10 पर पावर 10 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। या फिर हम ये कहें कि 1 कूलम चार्ज वो लिया है, कितना चार्ज लिया वो 1 कूलम चार्ज उस पर हुआ है, टोटल चार्ज कितना हुआ उसके ऊपर 1 कूलम। और 1 कूलम चार्ज में हमें पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मतलब एक्वायर्ड कितना। तो हमने किया है पिछले क्लास में कि 1 कूलम्ब अगर चार्ज है, डेवलप हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 6.25 10 पर पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या एक्वायर्ड जो है वो 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा। ये हमने पिछले लास्ट लेक्चर में किया था कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 कूलम चार्ज में। तो मतलब 1 कूलम चार्ज अगर वो एक्वायर किया है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास गया होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन उसके पास गया होगा, क्योंकि 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से तो गया होगा। कैसे 1 कूलम चार्ज को आप सीधा सीधी क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकल जाएगा कि हाँ 1 कूलम एक्वायर करने के लिए कितना आया होगा। तो इतनी है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि हमें चाहिए क्या, मास चाहिए, तो मास एक्वायर्ड तो क्या होगा, m इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 10 पर पावर 18, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के मास से 10 पर पावर -31 से, तो 6.25 9.11 इंटू 10 पर पावर -31 है, तो -31 है, ये 18 है, तो ये कितना हो गया -13 केजी, है ना। यानी इतनी मास उस बॉडी का बढ़ गया होगा, मतलब इतना मास इंक्रीज हो गया होगा, है ना, इंक्रीज मास, ये इंक्रीज्ड मास। यानी वो बॉडी 20 साल के अंदर 1 कूलम चार्ज एक्वायर करता है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन जब वो गेन किया होगा तो कितना मास वो गेन कर लिया होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड विद इतना इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपको मास निकल जाएगा कितना गेन कर लिया होगा, यानी इतना मास उसका इंक्रीज हो गया होगा। और अगर वो लूज करता, देता किसी को, डोनेट करता, तो उतना ही मास उसका कम हो जाता, उसकी मास उतना ही डिक्रीज हो गया होता। मतलब मास कम और ज़्यादा निकालना है तो भी आपको n को ढूंढनी है कि कितना इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हुआ है, और उसको 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देनी, आपका निकल जाएगा मास कितना कम हुआ होगा या फिर ज़्यादा हुआ होगा। और अगर चार्ज निकालनी है तब भी आपको n ढूंढनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और गेन देखनी है, या फिर कितना उसमें प्रेजेंट है उसको देखनी है, तो फिर आपको चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बच्चों? ओके, नाउ अब हमने पिछली क्लास में मतलब आई थिंक सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो हमारा 4th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है, जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके लिए 4th लेक्चर है। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। तो आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करा था, है ना, जिसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे हम लोग, कि चार्ज जो है वो अगर डेवलप होता है किसी बॉडी के ऊपर, तो अगर वो कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर डेवलप होता है ना।
और अगर वो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो उसके इनसाइड उसके वॉल्यूम में जनरेट होता है, ठीक है। और पॉइंट साइज का चार्ज अगर वो पॉइंट फॉर्म में है एक जगह, उसकी इंटेंसिटी अगर बड़ा साइज भी है और अगर आर स्क्वायर इन्वर्स को ओबे करता है तो वो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेवियर रखता है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दो तरीके से कहा था कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस सरफेस के ऊपर या फिर उसके वॉल्यूम के ऊपर या फिर अगर उसकी कोई लेंथ के ऊपर, तो वो यूनिफॉर्म होगा, यानी जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, पर यूनिट लेंथ जो है या पर यूनिट एरिया फिर पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका डेंसिटी जो है, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी हो या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, वो किसी न किसी पैरामीटर के साथ बदल रहा होगा, वो वेरी कर रहा होगा। तो उसका वेरिएशन जो है वो हमें गिवन होता है जनरली, है ना, कि इस तरीके से उसका चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये हमने सेकेंड लेक्चर में समझाया था, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल्स अब हम देखते हैं कि उस पर न्यूमेरिकल्स जनरली कैसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन उस पर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं उस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग उस पर करते हैं। एंड क्वेश्चन ये है कि सपोज किया जाए कि आपके पास एक लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सपोज 2 मीटर है, ठीक है। कोई एक 1 डायमेंशनल है, एक रॉड है, एक बार है और ये 2 मीटर लेंथ, और ये जो है चार्ज्ड है, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो पॉजिटिव, दिया गया होगा तो नेगेटिव, तो सपोज पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है और इस पर जो चार्ज Q है वो लेटर सपोज 10 कूलम्ब है। चार्ज Q कितने इसके ऊपर 10 कूलम्ब है और जो लेंथ है वो 2 मीटर है। अब हमसे कहता है कि फाइंड चार्ज डेंसिटी। क्या पूछा है? चार्ज डेंसिटी पूछा, चार्ज डेंसिटी पूछा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, है ना। कौन सा चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जो टोटल चार्ज है उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 कूलम्ब को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये 5 कूलम्ब पर मीटर आ जाएगा, 5 कूलम्ब पर मीटर आ जाएगा। यानी पर मीटर जो है वो आपका 5 कूलम्ब चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, 5 कूलम्ब चार्ज पर मीटर इस पर फैला हुआ। और ये यूनिफॉर्म है। ये कैसा है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सपोज अगर ऐसा होता है, इफ अगर आपके पास लैम्डा दिया होता और टोटल चार्ज निकालना होता, ठीक है, तो अगर आपके पास लैम्डा दिया होता, इफ लैम्डा इज गिवन, तो टोटल चार्ज आप क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? लैम्डा को उसके टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा को आप उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते, जो लैम्डा गिवन होता तो आपको टोटल चार्ज निकल के आ जाता, कितना ऊपर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कि यहाँ पर आपका रॉड वही है, रॉड जो है वो आपकी वही है, लेंथ जो है इसकी 2 मीटर ही है, लेकिन जो इसके ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपका चार्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चार्ज देखिए कि इधर जो चार्ज आपको दिख रहा होगा वो देखिए नजदीक नजदीक,
इधर जो चार्ज आपको दिख रहा है वो देखिए नज़दीक नज़दीक, और जो यहाँ पर चार्ज है वो देखिए थोड़ा दूर दूर है। मतलब ये, और इसकी लेंथ 2 मीटर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है मान लेते हैं, और ये आपकी लेंथ एक्सटेंडेड है 2 मीटर तक, और इस पर ये चार्ज। इस केस में ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे केस में आपका लैम्डा दिया होगा, लैम्डा, और इसका वेरिएशन गिवन होगा। सपोज करिए कि लैम्डा जो वेरी कर रहा है वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स से वेरी कर रहा है। ये रिलेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट। यानी इस लेंथ के ऊपर जो 2 मीटर है उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि यहाँ पे देखिए थोड़ा चार्ज दूर दूर है, यहाँ देखिए चार्ज नज़दीक नज़दीक। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर जो डेंसिटी है पॉइंट यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और उसका वेरिएशन कैसा है वो दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। मतलब लैम्डा जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होता जाता है लैम्डा इंक्रीज होता जाता है, पॉइंट यूनिट लेंथ चार्ज बढ़ रहा है। तो इसका ये रिलेशन है, एक्स यहाँ पर वेरी मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी कर रहा है किस तरीके से। तो पूछा है कि फाइंड टोटल चार्ज, पूछा क्या, फाइंड टोटल चार्ज। यानी हमें टोटल चार्ज पता करना है कि इस 2 मीटर लेंथ पर कितनी चार्ज है। अगर सीधी सीधी लैम्डा गिवन होता तो लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा गिवन होता और 2 से मल्टीप्लाई कर देते, सीधी सीधी टोटल चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लैम्डा वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें वही इंटीग्रेशन टूल्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जो टूल्स हमें कहता है कि अगर आपको कोई छोटी सी स्मॉल चीज़ की, अगर आपको कोई चीज़ मालूम है, कोई पैरामीटर्स अगर आपको स्मॉल चीज़ के लिए मालूम है, स्मॉल लेंथ या स्मॉल वॉल्यूम या फिर स्मॉल एरिया के लिए अगर आपको कोई चीज़ मालूम है और आपको अगर एक लार्ज एरिया वॉल्यूम और लेंथ पे निकालने हैं तो आप उसको इंटीग्रेट करिए। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली छोटे 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 चार जो क्वांटिटी है उसका एक एडिशन है। मतलब जब कंटिन्यूअस एडिशन की बात होती है, जब डिस्क्रीट एडिशन नहीं होता है कि आपको 2 + 3 + 5 को जोड़ना, तो एक डिस्क्रीट एडिशन है। लेकिन अगर 2 से लेके 5 तक जोड़नी है, लेकिन हर वैल्यू को जोड़नी है, जैसे 2, 2.1, 2.2, 2.3, अब 2.2 से 2.23 के बीच में भी और भी वैल्यूज है। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली 2 से लेकर 3 के बीच में जितने भी आएंगे वैल्यूज सबको ऐड करते हुए चलनी है, तो फिर वैसे सिचुएशन में हमारे लिए कंटिन्यूअस एडिशन के लिए हमारे लिए एक टूल्स है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और आप 11th में भी करते होंगे, कई जगह आपने इसका यूज किया होगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा कहीं पर आपने क्या किया, सपोज करिए कि सॉल्यूशन अगर आप इसका हम देखते हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं तो जो ये आपकी लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ है जो आपकी दे रखा है यहाँ पर 2 मीटर है ना, 2 मीटर दे रखा है, और इसमें आपका क्या है, चार्ज जो है वो दूर दूर है और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता चला गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ दूरी x पर आप आते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं आप, dx लेंथ, छोटी सी लेंथ dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक। और इस dx लेंथ पर, मतलब इतना ही dx लेंथ, स्मॉल लेंथ के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इन छोटे से स्मॉल लेंथ dx पर चार्ज की वेरिएशन नहीं हुई होगी। मतलब इतना ही स्मॉल लेंथ के लिए जो चार्ज होगा, जो डेंसिटी होगा वो फिक्स होगा। मतलब इस स्मॉल लेंथ dx के लिए जो चार्ज डेंसिटी होगा वो वेरी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटा है। क्योंकि बड़ा है तो वेरिएशन पता चल रहा है कि देखो यहाँ कम है, धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल लेंथ की बात करता हूँ तो मैं इसके लिए इमेजिन कर सकता हूँ कि इतना ही स्मॉल छोटी सी लेंथ के लिए डेंसिटी में वेरिएशन नहीं हुआ होगा। तो फिर इतना लेंथ के लिए टोटल चार्ज कितना होगा, तो अगर इतना लेंथ के लिए अगर आप dq निकालेंगे
तो लेमडा इंटू क्या करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा। और लेमडा क्या है, लेमडा नॉट इंटू एक्स, और ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। तो dq इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स dx। तो आपको टोटल q चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dq इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक बेटा इंटीग्रेट करेंगे, 0 से q, और यहाँ पर 0 से लेकर के टोटल लेंथ हाउ मच, यहाँ पर 0 से लेकर के कहाँ तक जाना है हमें, 2 मीटर तक जाना है। यानी x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू 2 मीटर तक जाना है, तो आप 2 तक चले जाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, और q के ऊपर आप लिमिट डालेंगे 0 से लेकर के q, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गई। लिमिट क्या डालेंगे आप इसके अंदर, 0 से लेकर के आप 2 डालेंगे। अब ये क्या होगा, अपर माइनस लोअर, तो ये क्या हो जाएगा, q बन जाएगा, q माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 2 जो है वो आपका बाहर हो गया। और x की जगह एक बार 2 स्क्वायर लिखिएगा, और फिर क्या लिखिएगा, x की जगह आप एक बार 0 स्क्वायर लिखिएगा। तो ये आफ्टर सॉल्विंग कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन में 2 इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन में और 2 लैम्डा नॉट, 2 लैम्डा नॉट है। मतलब जो Q आया आपका वो आ गया 2 लैम्डा नॉट, है ना। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। यानी हमने क्या किया कि अगर मेरे को सिंपली टोटल चार्ज डेंसिटी गिवन होता, यूनिफॉर्म होता, तो बस उसको लेंथ से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लेंथ चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, लेंथ चार्ज डेंसिटी जो है वो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, एक्स जैसे जैसे लेंथ इसके आगे बढ़ते जा रहा है वो चीज़ें चेंज हो रही है। तो वैसे केस में हमने क्या किया, एक छोटी सी लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ dx कंसिडर किया, और ये मैंने माना कि dx लेंथ के लिए जो डेंसिटी है उसमें वेरी नहीं हुआ होगा। तो x लेंथ पर जो डेंसिटी होगा, d मतलब x लेंथ आगे जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू एक्स ही होगा, उतना स्मॉल वेरी नहीं करेगा। और वहीं पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा के बदले लैम्डा नॉट एक्स है, इंटू डी एक्स हो गया, और डी क्यू इक्वल टू इतना होगा। फिर आप क्या करना है, टोटल निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देना है, 0 से q और 0 से कैपिटल 0 से 2, टोटल लाइन 2 मीटर, x की वैल्यू 0 to 2 जाएगा। और फिर इससे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गए, मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और फाइनली आपका 2 लैम्डा नॉट आ गया, जो आपकी आंसर आ गया। ठीक, तो ये काम हम करते हैं। मतलब कुल मिला के जो मैंने लिखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल लिखते हैं, या फिर डी क्यू बाय डी एल लिखते हैं, या डी एक्स लिखते हैं, तो आपने ये वाली फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना। इस चीज़ को अकाउंट में ले लिया कि चलो अगर स्मॉल डी क्यू स्मॉल डी के लिए है तो फिर ये चीज़ यूज़ कर लिया, एल डी एल जो है डी क्यू हो गया, या फिर एल डी एक्स जो है वो डी क्यू हो गया, तो बेसिकली वही चीज़ यूज हुआ। तो इस तरीके से हमें चार्ज डेंसिटी के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल आता है। इस तरीके से हमें चार्ज डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म में आपको उसका वेरिएशन गिवन होगा और आपको टोटल चार्ज पूछ देगा, चाहे वो लेंथ के ऊपर या फिर एरिया के ऊपर या फिर आपको वॉल्यूम के ऊपर। तो जो लेंथ ऊपर पूछेगा तो लेंथ का डेंसिटी रहेगा, अगर एरिया के ऊपर पूछेगा तो एरियल डेंसिटी होगा, अगर वॉल्यूम के ऊपर पूछेगा तो वॉल्यूम डेंसिटी गिवन होगा। और आप उसको इस तरीके से करिए। लिमिट डालने टाइम आपको सोचना है कि लिमिट क्या डालना है, तो आपको लिमिट यहाँ पे इस तरीके से डालना है ताकि अगर लेंथ है तो टोटल लेंथ कवर हो जाए, अगर एरिया की बात है तो लिमिट 0 से लेकर जो टोटल एरिया है वो डालनी है, अगर वॉल्यूम की बात है तो टोटल वॉल्यूम डालनी है, मतलब 0 से लेकर के जो इनिशियल वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है, जितना से पूछेगा तो आपको वो डालनी है। तो इस तरीके से हमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। और यूनिफॉर्म है तो फिर तो सिंपल है, लैम्डा है तो क्यू बाय एल लगाइए, लैम्डा है एल से मल्टीप्लाई करिए, क्यू आ गया, या फिर क्यू दिया है एल है तो लैम्डा निकालिए, एरिया है तो फिर वैसे ही सिंपल, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ या टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया या फिर टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, तो आप उस तरीके से निकाल लेते हैं। नहीं, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी, इस मैथमेटिकल टूल्स की मदद लेनी होगी, है ना, तब जा कर के आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट हो पाएगा उस सिस्टम का, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब क्या है कि चलिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है,
हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फेयर है और उस सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है वो r1 है और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है ना। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक हमारे पास सॉलिड स्फेयर है, ठीक, ये जो है वो सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। इस सॉलिड स्फेयर की जो रेडियस है इस सॉलिड स्फेयर का वो r1 है। इस सॉलिड स्फेयर का रेडियस जो है वो r1 है और इनका जो चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इसका गिवन है। इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इनकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वो दिया हुआ है और रो नॉट अपॉन में r। मतलब कि ये जो स्फेयर है उसकी रेडियस r1 है और इनमें जो चार्ज है जो वैरी कर रहा है वो रो नॉट बाय r के वैरी कर रहा है। मतलब ये है कि r अगर जीरो है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे है, तो चार्ज इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। जीरो डिवाइड करिए रो इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी, तो जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा स्फेयर बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो मैंने क्या किया, ये बड़ा सा स्फेयर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटर हो गई आपकी और चार्ज जो है, जो यहाँ इसके रेडियस जो है वो आपका r1 है और जो चार्ज है इसके अंदर जो डेंसिटी है रो, वो आपका रो नॉट अपॉन में r है ना। मतलब r अगर इंक्रीज हो जा रही है सेंटर से, अगर इसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है r, तो रो जो है डेंसिटी जो है चार्ज की वो कम होती जा रही है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि चार्ज थोड़ा नज़दीक नज़दीक है, चार्ज थोड़ा नज़दीक नज़दीक है और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे चार्ज जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा डेंसिटी। ठीक, चार्ज डेंसिटी सेंटर से दूर जैसे होते चले जाएंगे, रेडियस जैसे बढ़ता चला जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी और सेंटर के आसपास चार्ज जाता है। मतलब सेंटर से आगे जाते जाइए चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है इस स्फेयर का, वो रेडियस इसका r1 दिया हुआ है और ये इसका जो डेंसिटी रो है वो आपका रो नॉट अपॉन में r दिया। किसी पॉइंट के लिए r के लिए आपका ये चीज़ वैल्यू दिया हुआ। ठीक, ये चीज़ है। अब कहता ये है कि इनक्लोज्ड बाय होलो स्फेयर ऑफ रेडियस r2। अब ये जो स्फेयर है वो एक हॉलो स्फेयर से इनक्लोज्ड है। ये क्या है, एक हॉलो स्फेयर है, ये एक हॉलो स्फेयर है। ठीक, ये एक हॉलो स्फेयर है जो कॉन्सेंट्रिक है, ये एक हॉलो स्फेयर है जो कॉन्सेंट्रिक है जिससे ये इनक्लोज्ड है। एक हॉलो स्फेयर है कॉन्सेंट्रिक है जो इससे इनक्लोज्ड है और इसके ऊपर भी चार्ज है। और इसके ऊपर चार्ज कहता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है ये -q दिया हुआ है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -q दिया हुआ है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -q दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है ये आपका r2 दिया हुआ है। इसका जो रेडियस है वो r2 है। यानी जो बाहर वाला स्फेरिकल सेल बोलते हैं इसको स्फेरिकल सेल बोलेंगे या फिर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बोलेंगे, स्फेरिकल सेल बोलेंगे या होलो स्फेरिकल कंडक्टर बोलेंगे, जिसका रेडियस r2 है। और ये होलो स्फेरिकल सेल इस स्फेरिकल जो सॉलिड स्फेरिकल है उसके सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों एक सेंटर एक। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। जो बाहर वाला स्फेरिकल सेल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो -q है और इस स्फेरिकल के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो इक्वल टू रो नॉट बाय r है। ठीक, और कहता है कि जो टोटल चार्ज है इस सिस्टम का वो इक्वल है ना। टोटल चार्ज ऑन द system is
जीरो कर दिया, इज जीरो। फाइंड रेशियो ऑफ R2 by R। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। ये आपका स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। और इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो रो इक्वल टू रो नॉट बाय आर है, मतलब चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। अगर इसकी टोटल चार्ज डेंसिटी जो चार्ज डेंसिटी है इसका अगर वो कांस्टेंट होता है कि मतलब इतनी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर, तो क्या करते, इसकी वॉल्यूम लेते और उसके चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसका टोटल चार्ज आ जाता। लेकिन बच्चों इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है और उसका रिलेशन सेंटर से आर, अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे आर बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेशन दिया है। तो देखने से लग रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेंटर से आप जैसे जैसे आते जाके जाएंगे तो डेंसिटी उसकी कम होती चली जाएगी, मतलब सेंटर के आसपास नजदीक ज़्यादा है और दूर में कम है। और उसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस क्यू। अब कहता है जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। तो कहता है कि जो बाहर वाला स्फीयर का रेडियस है R2 और जो अंदर वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस R1 है, उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, R2 by R1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो क्या करें हम इसको, तो सबसे पहले ये चार्ट, तो हमें सॉल्यूशन कैसे करें इसका, तो बड़ा आसान है। कह रहा है टोटल चार्ज जीरो है, मतलब ये माइनस क्यू है, तो यानी ये जो पूरा स्फीयर का चार्ज होगा वो प्लस क्यू होगा, है कि नहीं। अगर इसके ऊपर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पूरे स्फीयर का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू होगा, मतलब इतना ही वैल्यू में होगा, वो प्लस में होगा, तभी जा करके टोटल चार्ज सिस्टम का जीरो होगा। मतलब वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम का चार्ज है वो आप कैलकुलेट करिए, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है जो आपको डेंसिटी मैं दिया हूं उसको यूज करके आप इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करिए और उसको जो मैग्नीट्यूड आपका वो आएगा उस मैग्नीट्यूड को आप इस क्यू से क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, और जो आपका वो टोटल चार्ज आएगा उस टोटल चार्ज को आप इस क्यू के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही होना, पोलैरिटी वाले पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होना, आप उसको इक्वेट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि R2 by R1 की रेशियो क्या होगा। तो पहला मोटिव हमारा ये है कि इसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें छोटा सा एक वॉल्यूम लेंगे, एक है ना, एक डीवी लेंगे, स्मॉल एलिमेंट, एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और हम उसके चार्ज देखेंगे, उसकी डेंसिटी, और फिर उस डीवी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास क्या कहता है कि अगर आपको DQ निकालनी है ना, स्मॉल चार्ज, तो जो चार्ज डेंसिटी है रो उसको क्या करना है, डीवी से स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि रो जो होगा वो DQ अपॉन में क्या होगा, डीवी होगा, है ना। स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर स्मॉल चार्ज DQ, उसको डिवाइड करिए, रो आएगा। तो अगर हमें DQ निकालनी है तो रो इंटू डीवी करनी होगी। तो रो तो हमें पता है लेकिन डीवी हमें नहीं पता है, रो तो हमें मालूम है लेकिन डीवी हमें नहीं मालूम है। डीवी के लिए हम क्या करेंगे, तो डीवी के लिए देखिए क्या करेंगे, मैं यहीं पे फिगर, इसी फिगर में मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप उस फिर दोबारा कर लेंगे, आप फिगर बना लेंगे, मैं इसी में कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करनी है कि यहाँ से आप R डिस्टेंस ऊपर जाइए, है ना, क्योंकि R के साथ रिलेशन दिया है कि R वेरी कर रहा है, तो यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, R डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और यहाँ से R रेडियस का एक स्फीयर कट कर लेते हैं, R रेडियस का एक एलिमेंट्री स्फीयर कट करते हैं जिसका थिकनेस जो है, जिसकी मोटाई जो है वो dr है। हमने क्या किया, सेंटर से R रेडियस गया और वहाँ पर एक dr मोटाई का एक स्फीयर हमने कट कर लिया। तो अगर उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा होगा, मतलब यहाँ पर
ये सेंटर हो गई, ये आपकी यहाँ पर आर हो गया, और ये जो इसकी मोटाई है वो क्या होगा, डी आर। तो ये हालांकि डी आर बहुत कम है, आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, लेकिन फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ये थोड़ी मोटी दिखाई गई है, लेकिन ये काफ़ी पतली है, ठीक है ना, डी आर। तो इसका हमें इतना ही पार्ट का हमें वॉल्यूम चाहिए, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, इतना ही पार्ट का मेरे को वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर इसको मैं काट दूं, अगर इसको यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, ये जो है ना, इसको अगर आप कट कर दीजिए और इसको फैला दीजिए, ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए और इसको फैला दीजिए, तो जब इसको कट करेंगे और इसको फैलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, है कि नहीं। आप जब इसको कट करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, ये कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा कुछ, क्योंकि इसको आप कट कर दीजिए, उसको खोल करके ऐसे फैला दीजिए। तो एक डी आर मोटाई का ये मोटी थिकनेस का आपको एक लंबा सा पट्टी टाइप का मिल जाएगा, जिसकी लेंथ ये कितना होने वाली है, 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर ये लेंथ। लेकिन ये लेंथ है, ये हमें स्फेयर का एरिया, मतलब इसको फैलाएंगे तो लेंथ, ये लेंथ आपको लग रहा है कि इसका लेंथ इस तरीके से इसका लेंथ होगा, लेकिन सिर्फ लेंथ नहीं है, ये पूरा चारों तरफ से है ना, क्योंकि आप स्फेयर कट कर रहे हैं। तो हमें लेंथ से अगर हम इसको लेते हैं, कोई बच्चा इमेजिन कर लेता है कि इसको हम फैलाते हैं तो ये 2 पाई इस तरीके से लेंथ बन जाएगा, और 2 पाई आर वो लेंथ ले लेता है इसको ऐसे करके, और ये इसको dx मान लेता है। तो कहता है कि जो इसका वॉल्यूम होगा, जो dv होगा, वो कर देता है 2 पाई आर इंटू डी आर, मगर यहाँ पर डी आर है तो 2 पाई आर इंटू डी आर वो कर देता है, ऐसे कर देता है। लेकिन ये बेटा गलत हो जाता है, लेकिन ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि उस बात को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी जो वॉल्यूम निकालनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि रिंग है, मतलब ये रिंग नहीं है। अगर ये सिर्फ पट्टी होता, हाँ अगर ये डिस्क में कट होता, अगर ये सॉलिड स्फेयर, ये अगर स्फेयर नहीं होता, ये डिस्क होता, तो फिर ये लेंथ वाइज जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, स्फेयर है, तो ये भी जो इतनी मोटाई का आपको एक स्फेयर बनेगा, तो उस स्फेयर का आपको सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। उस स्फेयर क्या लेना पड़ेगा, सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, और उस सरफेस एरिया को इसके dr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगर मुझे इस शेप का वॉल्यूम फाइंड करनी है, अगर मेरे को इस शेप का वॉल्यूम फाइंड करनी है, अगर मेरे को इस शेप का वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा इतना ही मोटाई का स्फेयर आपको दिख रहा है, इसका वॉल्यूम जो dv होगा वो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया ले लीजिए, तो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, और उसकी मोटाई कितनी है, dr है, तो आप इसको dr से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको dr से क्या कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dv इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr, dv हो गया। अब हमें यहाँ पर dv ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रो है और dq है, तो हम क्या करेंगे आगे, dq इज इक्वल टू रो, और dv रो का वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, रो नॉट बाय आर है, तो यहाँ पे रो नॉट अपॉन में आर हो जाएगा, और ये dv 4 पाई आर स्क्वायर dr हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे एक r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई रो नॉट r dr हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट r एंड dr। अब इसको क्या कर दीजिए, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये तो बन जाएगा इधर का q, ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, हाँ लिमिट लगाना था, तो 0 से आप q लिमिट लगाएंगे, और यहाँ 0 से लेकर के r1 जाएंगे, क्योंकि जो रेडियस एक्सटेंडेड है उस सॉलिड स्फीयर का वो 0 to r1 तक है, 0 से r1 तक, तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, 4 पाई रो नॉट r स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब ये लिमिट 0 से लेकर के r1 तक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट बाई 2 एंड r1 स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा r1 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2
पाई रो नॉट R1 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा 2 पाई रो नॉट R1 स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ें हो गया। तो ये आ गया Q, Q आ गया 2 पाई रो नॉट R1 स्क्वायर, है ना। ये आ गया उसके ऊपर Q, ये आ गया Q, इक्वेशन 1 आ गया, जो कि हमें बाहर अंदर वाले स्फेयर का चार्ज है। अंदर वाले स्फेयर का जो चार्ज है वो Q इक्वल टू 2 पाई रो नॉट R1 स्क्वायर आ गया, है ना। कैसे? बड़ा सिंपल, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, डी वी जो है वो हमें निकालना पड़ा। कैसे? आर डिस्टेंस पे जा करके, रेडियस पे जा करके, और डी आर थिकनेस का एक स्फेयर, थिकनेस का एलिमेंट स्फेयर कट कर लिया। वो डी वी 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, और डी आर मोटाई का है तो डी आर से मल्टीप्लाई हो गई, तो इतना डी वी हो गया। डी वी को रो से मल्टीप्लाई कर दिया, डी क्यू आ गया, फिर उसको इंटीग्रेट किया 0 से R1 तक, तो वो हमारे इतना आ गया। अब वो कहा है कि यहाँ जो वो जो चार्ज आ रहा है वो इसके चार्ज के बराबर है। अब इसके चार्ज के बराबर है तो R2 बाय R1 का रेशियो पूछा। अब R2 R1 तो इक्वल दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम माइनस रो कर देते हैं। यहाँ पर हमने माइनस रो कर देते हैं, ठीक है, या यहाँ पर रो 1 या रो m कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, रो m कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस रो m कर दिया, जो चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर वो माइनस रो m कर दिया इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये होलो स्फेयर है, ये कैसा है, होलो स्फेयर है, तो इसके चार्ज इसके सरफेस पर फैला हुआ होगा, और वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और वो कैसा है, माइनस रो है, मतलब निगेटिव में है, और चार्ज डेंसिटी पॉइंट यूनिट एरिया जो है रो m है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑन आउटर स्फेयर, तो अगर मैं उसको Q2 कह देता हूँ, Q2 कह देता हूँ बाहर का, या ठीक है, तो ये कितना आ जाना है, और इसका चार्ज डेंसिटी रो m है, ठीक है, माइनस में निगेटिव है तो निकलेगा, और उसका वो एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R2 स्क्वायर, चूँकि वो स्फेरिकल सरफेस पर है, तो 4 पाई R2 स्क्वायर ये हो गया। तो अब ये कहता है बाय न्यूमेरिकल कि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों बराबर होगा, मतलब आपने जो सॉलिड स्फेयर के अंदर का चार्ज आपने इंटीग्रेट करके निकाला है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसी टोटल चार्ज आई है, और ये जो उसके सरफेस पर चार्ज डेंसिटी माइनस रो m था, उसके अनुसार अगर हमने उसके सरफेस चार्ज से मल्टीप्लाई करके निकाला तो इतना चार्ज आ गया। तो ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज तो फिर दोनों कट के जीरो नहीं होगा, कुछ ना करेगा टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम में जीरो, फाइंड R2 बाय R1। तो ये इसको और इसको क्या करनी है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर कर देनी है, ठीक है ना। तो अब बराबर कर दीजिए, Q1 का जो मॉडुलस आना है वो Q2, जो Q का जो मॉडुलस है जो वहाँ पर निकाला है वो आउटर वाला जो Q2 है उसके बराबर होगा, मतलब ये आ जाएगा 2 पाई रो नॉट R1 का स्क्वायर जो है वो आपका रो m 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ कट जाएगा, पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो अगर हम R2 बाय R1 स्क्वायर इसको लिखें तो ये आ जाएगा रो नॉट अपॉन में 2 रो m। तो अगर हमें R2 बाय R1 चाहिए तो रो नॉट अपॉन में 2 रो m का अंडर रूट, ठीक। तो ये आ जाएगा कुछ आंसर, ये आ जाएगा कुछ आंसर कि रेडियस का जो रेशियो है R2 बाय R1 वो रो नॉट अपॉन में 2 रो m है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि आपका एक सॉलिड स्फेयर था और उसके अंदर चार्ज थे, लेकिन वो चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था तो बहुत आसान काम था, उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम चार्ज था डेंसिटी, टोटल चार्ज आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है वो सेंटर से लेंथ के साथ आर के साथ वेरी हो रही है, और वो नॉट बाय आर था, मतलब जैसे जैसे सेंटर से आप दूर जाते हैं वो डेंसिटी कम होती जा रही है। तो इसके अंदर इसका मतलब जो चार्ज टोटल होगा वो हमें कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी से। तो हमें रो तो ठीक है यहाँ पे है आर डिस्टेंस पर, लेकिन डी वी नहीं है, तो डी वी के लिए हमने क्या किया, सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट्री स्फेयर डी आर थिकनेस का आर रेडियस का स्फेयर कंसिडर किया।
तो इस आर रेडियस का जो स्फीयर होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr² होगा, और उसको अगर उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया dr से तो वो इसकी वॉल्यूम हो गई, तो वो dv हो गया बेसिकली। तो उस dv को हमने क्या किया, रो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर के r1 तक, क्योंकि जो रेडियस है सॉलिड स्फीयर का वो r1 है, तो वहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेशन किया तो फाइनली जो हमें चार्ज आया उस सॉलिड स्फीयर के अंदर टोटल वो 2πr0r1² आ गया। अब जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था, हॉलो स्फीयर जो उसके ऊपर था, उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो ρm था सपोज, और वो निगेटिव में था, तो जाहिर सी बात है अगर इस पर टोटल चार्ज मैं निकालता हूँ तो मैं ρm को 4π, उसका जो सरफेस एरिया होगा 4πr² हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ρ2 आ गया, टोटल चार्ज Q2 आ गया, लेकिन वो निगेटिव में। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम 0 है, मतलब जितना इस अंदर वाले स्फीयर पे है उतना ही आउटर वाले स्फीयर पे, अंतर ये कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुल मिला के 0, तो जो उनकी मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर होगी। तो हमने दोनों की मैग्नीट्यूड को क्या किया, इसको क्या किया, हमने इक्वल कर दिया। इक्वल किया, देखिए कुछ कट छट गया, और कट छटने के बाद R2/R1 का रेशियो हमारा ये आ गया। तो दिस इज आंसर। तो ये हमें देखिए, ये भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से था, तो ये भी एक अच्छा सवाल था जो हमारे लिए एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है लीनियर या फिर एरियल या फिर वॉल्यूम, तो उससे हमें किस टाइप के सवाल आते हैं। तो बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चंस जो है एक जेई मेंस में पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एक जेई मेंस में पूछा था, ठीक है, जेई मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था जेई मेन में 2019 में, 2019 में एक क्वेश्चन था जेई मेन में जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड था। मतलब उसमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था और उसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करना था, है ना। तो उसमें पूछा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड, तो कोई भी हो सकता है, लैम्डा पे बेस्ड हो सकता है, एरिया रो पर बेस्ड हो सकता है, जो सिग्मा वाली फॉर्मूला है तो उसको एरिया लगाना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो वो क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता दे रहा हूँ यहाँ पर, और उसको जो है आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करके लाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन ये है कि चार्ज, क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन a sphere of radius r with a volume charge density रो, जो r के साथ आपका वेरी कर रहा है रेडियस के साथ, वो है a/में r² e पर पावर -2r/a, -2r/a, वेयर कैपिटल A एंड स्मॉल a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। If capital Q is the total charge present in the sphere, then the रेडियस आर इज। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, ऑप्शन ए है a/2 log 1 - q/2 पाई स्मॉल a कैपिटल A। ऑप्शन बी है a log 1 - q/2 पाई स्मॉल a
कैपिटल ए, सी है ए लॉग 1 अपॉन में 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए, एंड डी है a/2 लॉग 1 अपॉन में 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए। ठीक है, ये है न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल। ये आपका जेई मेन 2019 में आया था। जेई मेंस 2019 में पूछा हुआ है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है वो आर के साथ जो वैरी हो रहा है, उसके सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के साथ जो वैरी हो रहा है वो ये है। मतलब अगर आप जीरो की बात करें तो आप इसमें एक जगह जीरो पुट करिए, वो सेंटर की बात होगी। स्मॉल आर आप बढ़ाते चले जाइए कैपिटल आर तक, तो उसका डेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है गिवन। वेयर कैपिटल एंड स्मॉल ए जो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये जो कैपिटल है यहाँ स्मॉल है जो पॉजिटिव कांस्टेंट है। इफ कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द स्फीयर, है ना, टोटल चार्ज मतलब वो जो स्फीयर है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू के बराबर है। मतलब इस डेंसिटी को यूज करके अगर आप उस स्फीयर का अंदर का टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो वो कैपिटल क्यू के बराबर है। आपको कैपिटल क्यू उसके जगह पे लिखना है। और ठीक है, तो कहता है कि उस स्फीयर का जो रेडियस है कैपिटल आर, उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब कैपिटल आर और जो टोटल चार्ज क्यू है उसके फॉर्म में स्मॉल ए जो उसके फॉर्म में रिलेशन चाहिए, तो उसका ऑप्शन ये दिया हुआ था उस कैपिटल आर रेडियस के लिए, उस स्फीयर का, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, है ना। तो आप ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करके लाएंगे, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ न्यूमेरिकल। और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों के पास एक मन में दिक्कत ये आएगी कि हमें अब कुछ क्वेश्चंस सर आपने शुरू कर दिया है, न्यूमेरिकल्स आप हमसे बनवा रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो मैं कहाँ पर मुझे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि आपके साथ मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आगे आने वाली क्लास में, क्योंकि बेसिकली जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जो आपका कूलम्स लॉ से मेनली ये चैप्टर स्टार्ट होता है। जो कूलम्स लॉ हम लोग इसमें एक आध क्लास के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे कूलम्स लॉ के पास। तो कूलम्स लॉ तक पहुँचने तक में मैं आपके ऊपर थोड़ा बुक का बर्डन अभी आपके ऊपर नहीं देना चाहता कि हाँ ये खरीदिए वो खरीदिए पैसा, है ना। तो कूलम्स लॉ तक में हम आपको बुक के नाम आपको बता देंगे कि कौन सा बुक जो है किस के लिए स्टैंडर्ड है। अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप इसे पढ़िए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो इस बुक को प्रेफर करिए, तो ठीक है। अगर आप मेंस तक ही सीमित रहना चाहते हैं तो उसको प्रेफर करिए, ठीक है। और अगर आपको एडवांस तक जानी है तो आप इस बुक को प्रेफर करिए, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे आने वाले क्लास में मैं उसके लिए बुक का जो है उसके मैं 10 मिनट में मैं वो समझा दूंगा बुक के बारे में, ठीक है। तो जब कूलम्स लॉ तक हम पहुंचेंगे तो आपको मैं किसी लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़ें। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में ये आप करके रखेंगे। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर तो मैं तो सॉल्व करूँगा ही इसको, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है तो ये था कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, लैम्डा दिया होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे रिलेट करके उसको यूज करके आपको टोटल चार्ज उसके सिस्टम पर निकालना है, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे फिर आपका लेंथ हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पर जेईई मेन 2009 में। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम इसी न्यूमेरिकल से, बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मिला लेना, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है? ओके, थैंक यू वेरी मच।